तो चलिए आज बात करते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की। एक ऐसा शासक जिसके दौर में विरोधाभास अपनी चरम सीमा पर थे। वो मुगल सल्तनत का आखिरी ताकतवर बादशाह था, पर शायद सबसे ज्यादा विवादित भी। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही बादशाह के राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक भी पहुंचे और उसी के दौर में उसके पतन की कहानी भी शुरू हो जाए। यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब के इस पूरे विरोधाभास को समझने की चाबी पता है कहाँ है? उसकी उपाधियों में। एक तरफ उसे आलमगीर कहा गया, मतलब दुनिया को जीतने वाला, और दूसरी तरफ उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, यानी एक जीता जागता संत। एक विजेता और एक संत, यही दो पहचानें उसके पूरे शासन की कहानी कहती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि औरंगजेब ने सत्ता हासिल कैसे की, क्योंकि सिंहासन तक पहुंचने का उसका रास्ता बहुत ही बेरहम था। देखिए, ये वो दौर था जब सिंहासन के लिए खून बहाना आम बात थी। 1658 में औरंगजेब ने सिर्फ अपने बड़े भाई दारा शिकोह को जंग में ही नहीं हराया, बल्कि अपने बीमार और बूढ़े पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में कैद कर दिया और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। और एक दिलचस्प बात यह है कि बादशाह बनने से पहले उसका असली नाम था मुहियुद्दीन मोहम्मद, लेकिन तख्त पर बैठते ही उसने औरंगजेब आलमगीर की उपाधि ली, जो उसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को साफ साफ दिखाता था। अब सत्ता हाथ में आते ही औरंगजेब ने जो नीतियां अपनाई, वो उसके पुरखों, खासकर अकबर की उदार सोच से बिल्कुल उलट थीं, और यहीं से उसके जिंदा पीर वाले रूप की शुरुआत होती है। उसकी सबसे विवादित नीतियों में से एक थी 1669 में जजिया कर को फिर से लागू करना। यह एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ गैर मुसलमानों को देना पड़ता था और जिसे अकबर ने हटाकर एक बड़ी मिसाल कायम की थी। औरंगजेब के इस एक फैसले ने साम्राज्य की जड़ें हिला दी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसने झरोखा दर्शन यानी बादशाह के सुबह सुबह जनता को दर्शन देने की परंपरा बंद करवा दी। नवरोज का त्योहार मनाना बंद करवा दिया। यहां तक कि सिक्कों से कलमा भी हटवा दिया। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाला फैसला था दरबार में संगीत और नाच गाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब विरोधाभास सामने आता है। जिस बादशाह ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, वो खुद वीणा बजाने में उस्ताद था। ये बात उसकी शख्सियत को और भी ज्यादा उलझा हुआ बना देती है। तो जाहिर है, जब नीतियां इतनी सख्त और कट्टर होंगी तो नतीजा क्या होगा? चारों तरफ बड़े पैमाने पर बगावतें शुरू हो गई। साम्राज्य के 3 कोनों में आग लग चुकी थी। उत्तर में गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद सिखों ने विद्रोह कर दिया। पश्चिम में मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने बगावत का झंडा उठा लिया। और दक्षिण में मराठे एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जो औरंगजेब के लिए जिंदगी भर का सिरदर्द बन गए। और इन सब में से जो मराठों का संघर्ष था ना, वो औरंगजेब को खींच कर ले गया दक्कन की तरफ, एक ऐसी जगह जो उसकी जिद बन गई और जिसने आखिरकार मुगल साम्राज्य की किस्मत पर ताला लगा दिया। जरा सोचिए, पूरे 25 साल एक बादशाह ने अपने शासन के आखिरी 25 साल अपनी राजधानी से हजारों मील दूर लगातार जंग के मैदान में गुजार दिए। ये किसी भी शासक के लिए एक बहुत ही लंबा वक्त होता है। हाँ, शुरुआत में तो लगा कि सब ठीक चल रहा है। 1686 में बीजापुर जीता, 1687 में गोलकोंडा को भी सल्तनत में मिला लिया, और देखते ही देखते मुगल साम्राज्य इतना फैल गया जितना पहले कभी नहीं था। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? शाही खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था, और औरंगजेब के दक्कन में होने की वजह से उत्तर भारत में शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो जब औरंगजेब का दौर खत्म हुआ तो वो पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़कर गया जो नक्शे पर तो बहुत बड़ा दिखता था, पर अंदर से पूरी तरह खोखला और बिखरा हुआ था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसकी विरासत सिर्फ जंग और बगावत की है। उसने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। दिल्ली के लाल किले में खूबसूरत मोती मस्जिद बनवाई और इस्लामी कानूनों का एक बहुत बड़ा दस्तावेज फतवा-ए-आलमगीरी भी तैयार करवाया। अगर उसके पूरे 50 साल के शासनकाल को देखें ना, तो एक बात साफ नजर आती है। आधा वक्त तो उसने उत्तर भारत को मजबूत करने और अपनी नीतियां लागू करने में लगाया, पर बाकी का आधा यानी आखिरी 25 साल वो सिर्फ और सिर्फ दक्कन की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयों में ही उलझा रहा। और देखिए, किस्मत का खेल।
1707 में उसकी मौत भी दिल्ली या आगरा के शाही महलों में नहीं हुई, बल्कि वहीं दक्कन के अहमदनगर में हुई, जिस जंग को जीतने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य के पतन का दौर सही मायनों में शुरू हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा साम्राज्य बिखर रहा था, तो उसकी राख से वो कौन सी नई ताकतें थीं जो उठ खड़ी होने वाली थीं? और यही वो सवाल है जिसने हिंदुस्तान के आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी।